हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम बैक टू आईने रिवॉल्यूशन। यार कैसे हो आप सब बढ़िया चल रहा है घर पे? चलो यार स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर में हमने बच्चों प्लान किया है, जैसे लास्ट लेक्चर हमने मूल कॉन्सेप्ट का दी एंड तो कर दिया था, थ्योरी का दी एंड कर दिया। जितना हो सका हमने क्वेश्चंस क्लास में कवर कराए, जो कॉन्सेप्ट्स के अराउंड मेन मेन क्वेश्चंस हैं। आज हमने छोटा सा क्विज प्लान किया है, ऑन दिस सब्जेक्ट, ऑन दिस चैप्टर। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, आसान से सवाल है शुरू वाले। बस सोच रहा हूँ एक या दो क्विज और रखता हूँ कॉन्सेप्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, और थोड़े हम लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जेई मेन जेई एडवांस के नीट के पुराने क्वेश्चंस, तो उसके लिए सोचा हूँ आगे के लेक्चर्स में सिर्फ क्वेश्चंस के अराउंड ही रखता हूँ, सो दैट जितना भी चीजें हमने थ्योरी में कवर किया है उनको सवालों में अप्लाई करना हम लोग सीख जाएं जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर, बिफोर स्टार्टिंग मैं तुमको छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। सेंटर में आप देख रहे हैं विष्णु श्रीमल सर को। विष्णु श्रीमल सर मैथमेटिक्स के गुरु हैं। इन्होंने एलन में 5 से 6 ईयर का रफली एवरेज एक्सपीरियंस इनका एलन का रहा है स्टार्टिंग से। आईआईटी बीएचयू से पास आउट है सर 2013 से। उसके बाद से बहुत लंबे समय तक 6 से 7 साल की पढ़ाई की है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया, बहुत बच्चों के साथ मेहनत की, फैकल्टी रहे एलन में। वहां से निकलने के बाद कोटा में ही पढ़ा रहे थे, कोटा एलन में ही थे। वहां से हटने के निकलने आगे मूव होने के बाद न्यूक्लियस एजुकेशन, ई सरल, इनके साथ प्लेटफॉर्म से काम किया। फिर रिसेंटली विष्णु और राज गौतम सर साथ में जयपुर में अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे थे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। दोनों फैकल्टीज बहुत ही बेहतरीन फैकल्टीज है बच्चों। आईआईटी से तीनों लोग पास आउट हैं, हम तीनों बैचमेट्स हैं। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मेरा नाम रजनीश चौधरी है। आपको पुराना एक्सपीरियंस मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन का मिक्स रहा है। ऑनलाइन मैंने इंडिविजुअली पढ़ाया, ग्रुप्स में पढ़ाया बच्चों को। ऑफलाइन में मैंने बंसल नागपुर सेंटर में पढ़ाया है और तो राज गौतम सर के साथ और मेरे के साथ हमने कुछ काम किया है। पटना के फेमस इंस्टीट्यूट में काफी लंबे समय, वेलोसिटी गुरुकुल वहाँ का काफी फेमस इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे लंबे समय तक उन्होंने फिजिक्स और बायोलॉजी एज ए फैकल्टी काम किया दोनों ने। राज सर वहाँ पे रिसेंट अपने टेन्योर में एज एकेडमिक हेड काम कर रहे थे, और मेरे मैम को वहाँ से कनेक्ट किए थे, तो मैम को हमने इनवाइट किया हमारी टीम में, जो हमने स्टार्ट किया आईएनए आईआईटी नवोदय एकेडमी के नाम से राजस्थान। यहाँ आने के बाद मेरी मैम ने भी हमें ज्वाइन किया, तो अब हमारी टीम में आप देख सकते हैं आपके पास चारों सब्जेक्ट के फैकल्टीज हैं। सबका एक्सपीरियंस काफी वास्ट, काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस है। मैम एमएससी बायोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं, उन्होंने एन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे भी रिसेंटली काफी पढ़ाया है। तो सबका एक्सपीरियंस इन टीचिंग रिलेटेड टू आईआईटी जेई एग्जाम, जेई मेंस एंड जेई एडवांस एंड नीट, दोनों तीनों एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है, और काफी लंबे समय से बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है हमारे पास। एंड वी होप कि हम ये एक्सपीरियंस का क्वालिटी जो है वो बच्चों आपको डिलीवर करेंगे थ्रू यूट्यूब चैनल एज वेल, और इसीलिए हमने रिवॉल्यूशन नाम से अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। आईएनए रिवॉल्यूशन हिंदी भी हमारा एक चैनल है, जहां हम हिंदी मीडियम में भी चैप्टर्स 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। तो ये जो हमारी जो स्टार्ट किया हमने बच्चों प्रोजेक्ट है, महीना पहले ही स्टार्ट किया, अभी लॉकडाउन में, इस समय के लॉकडाउन में। अदरवाइज हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं टोंक सिटी राजस्थान में। टोंक सिटी राजस्थान में हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, और यहाँ से हम रेगुलरली गूगल मीट के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। लॉकडाउन में बच्चे आ नहीं पा रहे थे, हम गूगल मीट पे पढ़ा रहे हैं। हमारे साथ बच्चे अलग अलग सिटी से जुड़े हैं, भोपाल दिल्ली से बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे पास में, छोटे छोटे गाँव के आसपास के बच्चे जुड़े हैं ऑनलाइन, तो वो गूगल मीट के माध्यम से हम उनसे कनेक्ट करते हैं बच्चों। हमारा डेली यूट्यूब क्लासेस का शेड्यूल बच्चों ऐसा है। केमिस्ट्री आपके पास मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 7 PM रहता है। आपके पास मैथमेटिक्स 8 PM टीटीएस में, एमडब्ल्यूएफ में केमिस्ट्री और फिजिक्स साथ में चलता है 7 PM एंड 8 PM के शेड्यूल में। बायोलॉजी और मैथमेटिक्स टीटीएस में चलता है 7 बजे और 8 बजे, 7 to 8, 8 to 9 हमारे दो रेगुलर क्लास के स्लॉट्स हैं। होता है केमिस्ट्री फिजिक्स साथ में होता है, मैथमेटिक्स बायोलॉजी साथ में होता है। तो ये एक बेसिक शेड्यूल है इंग्लिश मीडियम के क्लासेस का, जिससे आप फॉलो कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद जो भी हमारे क्लासेस YouTube पे हो रहे हैं, YouTube के हर क्लास के नोट्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे रहेंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं t.me/ine जो भी नोट्स सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, पहले शेयर किया जाता है, वहां से एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड, हमारा मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ऑफिशियल नंबर ये है बच्चों,
किसी को अगर और कोई इंक्वायरी है, पर्सनल कोई क्वेरी है, तो आप इस पे शेयर कर सकते हैं। किसी को एडमिशन रिलेटेड जानकारी लेना है हमारे यो ऑनलाइन गूगल मीट क्लासेस में या फिर ऑफलाइन क्लासेस में टोंक में, तो बच्चे इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का क्विज का सेशन। यार तैयार हो जाओ सब बच्चे, फटाफट से तैयार हो जाइए, क्वेश्चंस की भरमार आने वाली है एंड आई एक्सपेक्ट सभी बच्चे कुछ ना कुछ आंसर करेंगे, साथ साथ में आंसर करेंगे क्वेश्चंस का, मूव करेंगे धीरे धीरे अपने। आई विश टू टेक दिस सीरीज एज ए क्विज सीरीज, 2-3 लेक्चर से कराते और पुराने एग्जाम में आए क्वेश्चंस को भी हम पिक करेंगे लास्ट लेक्चर में। टिल दैट टाइम में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे आपको 3 लेक्चर्स प्लान करेंगे, क्विज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन मिलेगा बच्चों, तभी मजा आएगा सवालों को करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है। पहला क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन आंसर हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल सैंपल्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करिए पूरा। All samples of carbon dioxide contain carbon and oxygen in the mass ratio of 3:8. This is in agreement with the law of, कौन से लॉ के एग्रीमेंट में है बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस और द गैसियस वॉल्यूम्स वाला लॉ। बताइए फटाफट, सिंपल सा सवाल है। CO2 अपने कहीं से भी ले आए, कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं से भी प्रोड्यूस कर लीजिए। CO2 में कार्बन इज टू ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होता है वो हमेशा 3:8 का होता है CO2 के मॉलिक्यूल में। ये कौन सा लॉ बोलता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या बोल सकते लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट कंपोजिशन। कोई भी केमिकल कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स अटैच्ड हैं, वो एलिमेंट्स का जो रेशियो है, वो मास रेशियो, जो एक सिंपल मास रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, एक डेफिनेट रेशियो होता है, वो बोला जाता है डेफिनेट कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दोनों नाम दिया जाता है। किसने दिया था? हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम है प्राउस्ट। प्राउस्ट ने ये लॉ शेयर किया था। आंसर बी है करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो, साथ साथ में किसी को रखना है स्क्रीनशॉट्स तो। सेकंड क्वेश्चन, दैट द एटम इज इनडिविजिबल वाज प्रपोज्ड बाय whom? ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा? बताइए फटाफट, बच्चों बोलो। होगा इसका? सीधा सा आंसर है यार, एटम इज इंडिविजिबल किसने प्रपोज किया था? एटॉमिक स्ट्रक्चर किसका पढ़ा था हमने? डेल्टन का। डेल्टन एटॉमिक स्ट्रक्चर, डेल्टन ने हाइपोथेसिस शेयर किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेके। उन्होंने बोला था एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल, यानी एटम को मैं कभी हाफ एटम, 3/4 एटम ऐसे नहीं बोल सकता। एटम हमेशा यूनिट होल नंबर में रहेगा, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 10 एटम, 12 एटम, कभी हाफ एटम, 3/4 एटम ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा। एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल, ये प्रपोज किया था डेल्टन ने। चलिए भाई अगला सवाल पढ़िए और आंसर कीजिए भाई। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज, कौन सा ऑप्शन सही है? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इट एन एक्चुअल मास? किसके इक्वल है? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट।
क्या एटॉमिक मास, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12, ये यूनिटलेस होता है पहला बात। तो इज इट एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट है क्या ये? एक कार्बन एटम का मास 12 होता है क्या? एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 होता है क्या? नो एक ऑक्सीजन एटम का मास 1O एटम का मास अगर कोई पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा 16, आगे यूनिट लगता है AMU, तो एक एटम का मास आता है, तो एक एटम का मास आता है। कोई पूछेगा तो हम ऐसे बताएंगे एक एटम का मास वन एटम का मास अगर कोई पूछ रहा है तो हम ऐसे बता देंगे 16 AMU। वन ऑक्सीजन एटम के बारे में पूछा है तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है? रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट, इज इट अ रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट? रिलेटिव मास ऑफ एन एटम, ऑफ वन एटम, ऑफ एन एटम, एक एटम का होता है क्या रिलेटिव मास? नहीं। किसने बोला एक एटम का रिलेटिव मास? तो हम ऐसे निकालते हैं। इज इट एन एवरेज रिलेटिव मास ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ द एलिमेंट? ये मेरे को सही लग रहा है पढ़ने में। एवरेज रिलेटिव मास तो होता ही है, एवरेज मास ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। ऑलवेज द होल नंबर, ऑलवेज द होल नंबर नहीं। क्लोरीन का देख लीजिए, क्लोरीन के अलग अलग आइसोटोप होते हैं 35 एंड क्लोरीन 37। इसका जो एवरेज रिलेटिव मास निकलता है क्लोरीन का, दैट कम्स आउट टू बी, बहुत ही ये मतलब कॉमन एग्जांपल है, 35.5 आता है। इज इट अ होल नंबर? नो। तो आपका ऑप्शन सी सही है। थोड़ा सा इसमें टर्मिनोलॉजी लैंग्वेज घुमा सकता है कभी कभी, लेकिन आप बेटर एलिमिनेट करना भी सीखें ऑप्शंस को। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इट इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एवरेज रिलेटिव मास ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ द एलिमेंट, डिफरेंट एटम्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट? आपको दिया हुआ है n जो है, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, Na, दिस इज नॉट कैपिटल Na, इट इज बच्चों n नीचे a, इट इज एवोगैड्रोस नंबर। फिर m दिया है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, n दिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, कैपिटल N। तो कौन सा ऑप्शन सही है? हेलो हेलो हेलो, कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। देखिए आपको क्या दे रखा है, n नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस के लिए बात हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। एक तो ये रिलेशन होल्ड करेगा। दूसरा मोल्स इक्वल्स टू मास गिवन, मास दिया ना, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, it is mass of one molecule of the gas, mass of one molecule of the gas, mass of one molecule of the gas। तो इसको आप ऐसे यूज कीजिए, ये रिलेशन तो काम का नहीं बन रहा। m जो है ये एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस का मास है, तो गैस का अगर मॉलिक्यूलर वेट पता है हमें, मान लीजिए mw डाल देते हैं, mw के आगे यूनिट बच्चों AMU लगाएंगे, तो m इक्वल्स टू mw के आगे यूनिट AMU, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस बोल रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट का आगे यूनिट AMU लगा देंगे। एक ये रिलेशन बनेगा, एक ये रिलेशन बनेगा, m डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल m, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, इट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। इसको मैं मोल से तो रिलेट नहीं करूंगा, कर सकता हूँ। एक मॉलिक्यूल का मास है तो इसमें n2 अगर मैं Na कर दूं तो मेरे पास एक मोल का मास आ जाएगा, एक मोल का मास आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे भी इंटू Na करूँ इस इक्वेशन में, और यहाँ भी इंटू Na कर दूँ, कर सकता हूँ, दोनों साइड सेम नंबर मल्टीप्लाई, तो ये मास m इंटू Na, m इंटू Na जो बच्चों ये क्या बन रहा है, मॉलिक्यूलर वेट इंटू AMU इंटू Na, ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट के आगे AMU और Na का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। अगर AMU की वैल्यू मैं ग्राम में डाल दूं तो यूनिट ग्राम आ जाएगा। तो क्या हो गया, एक मोल गैस का मास, मास ऑफ वन मोल ऑफ द गैस, यही चीज हमने यहाँ निकाला, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू Na, मास ऑफ वन मोल ऑफ द गैस। तो यहाँ से भी कोई रिलेशन तो नहीं बन रहा, मॉलिक्यूलर वेट नया बन रहा है। तो n इक्वल्स टू m इंटू Na, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू Na, मोल्स के बराबर होगा नहीं,
ये मोल्स का मास होगा, मास ऑफ वन मोल होगा, नहीं नंबर ऑफ मोल्स नहीं होगा, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स। तो ये ऑप्शन तो गलत है। बी क्या बोल रहा है, एम इक्वल्स टू डायरेक्टली एन ए दे रखा है, नीचे ए लिखा है, तो ये भी गलत है, नहीं मास है। एन इक्वल्स टू एन बाई एन ए, यहाँ से देखो एन में एन ए मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन ए, तो ये ऑप्शन मेरे को सही दिख रहा है। मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एन ए, नहीं यार, मास नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एन ए तो क्या निकलेगा, एन बाय एन ए, तो कुछ भी नहीं निकलेगा। नंबर ऑफ मोल्स को एन बाय एन ए से रिप्लेस कर सकता हूँ, एन बाय एन ए डिवाइडेड बाय एन ए क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन रिलेशन भी गलत दे रखा है। सी इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्टली सी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है समझ में? चलिए अगला सवाल अटेम्प्ट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। ये तो भैया सीधा सीधा है, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस से हमने निकाला था। एसटीपी पे एक मोल गैस का, किसी भी गैस का, आइडियल गैस, किसी भी आइडियल गैस का एट एसटीपी एक मोल ले लें तो उसका वॉल्यूम कितना आता है। फटाफट आंसर बताइए, चैट बॉक्स में बताइए बच्चों, बोलिए फटाफट। क्या आंसर है, बी 22.4 सही जवाब, बी 22.4। कैसे निकालते हैं, एसटीपी पे बच्चों प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर लिया जाता है, टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है, या 273 केल्विन बोल दीजिए। तो आपके पास में, और मोल हमने एक मोल लिया, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है, उसमें आपके पास में प्रेशर पता है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है 273 केल्विन, आर कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू पता है, एन का वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया, तो मेरे पास जो वॉल्यूम कैलकुलेट होके आता है इस इक्वेशन से वो आता है 22.4 लीटर्स। मोलर वॉल्यूम वो बोलते हैं क्योंकि एक मोल गैस का वॉल्यूम ले रहा हूं मैं। एनी आइडियल गैस एट एसटीपी एक मोल लेंगे तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है 22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर्स। ध्यान रखिएगा, बड़ा इजी टू गो क्वेश्चन है, मोल का वॉल्यूम से रिलेशन है गैस के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल करिए, द चार्ज ऑन 1 ग्राम ऑफ आयन ऑफ Al3+ इज, ये कैलकुलेट करके बताइए मुझे। हुआ, आंसर आया? आंसर आ गया भाई? एक ग्राम आयन, 1 ग्राम आयन बच्चों, 1 ग्राम आयन ये साथ में लिखा हुआ है, 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम आयन या ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो तो वो बच्चों मोल को ही रिप्रेजेंट करता है। मोल एक कहने के लिए एक मॉडर्न टर्म है, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन ये सब कन्वेंशनल टर्म्स थे जो मोल को ही रिप्रेजेंट करते थे। तो मैंने मोटा मोटा एक मोल एल्यूमिनियम 3+ आयन लिया है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3+ लिया है, टोटल चार्ज पूछ रहा है कितना आएगा, टोटल चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। एक आयन का चार्ज कितना है, 3e, ई का वैल्यू, ई का वैल्यू कितना होता है बताओ भाई। चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन या 1 इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, चैट बॉक्स में बताओ फटाफट।
बोलो यार, जवाब दो। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.602 रखते हैं रफली इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। चार्ज ऑन one proton is also equals to 1.602 into 10 to the power -19 कूलम। मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट होता है, साइन प्लस माइनस का होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो एल्यूमिनियम +3 आयन का बात हो रहा है बच्चों, एल्यूमिनियम +3 आयन। तो एक आयन पे कितना चार्ज होगा वही बता दो पहले मुझे, फिर एक मोल पे इंटू Na करना है अपने को, एक मोल पे फिर इंटू Na करना है सिंपली। बताओ फटाफट। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एल्यूमिनियम को आप कैसे लिखते हैं? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, मास नंबर होता है 27। अब बच्चों एल्यूमिनियम +3, आप एटम का बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर अलग अलग ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर आ जा सकता है, न्यूक्लियस से कुछ अंदर बाहर करना आसान नहीं है, नहीं कर पाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहर नहीं जाते जब भी आयन फॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉन्स या तो निकाल दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है। इलेक्ट्रॉन पे अगर एलिमेंट से मैंने एटम से इलेक्ट्रॉन 2 निकाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, रेस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, चार्ज नलिफाई हो जाएगा। एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा तो +1 चार्ज हो जाता है अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसको कैटायन बोलते हैं। अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 प्रोटॉन एडिशनल हो जाते हैं तो +2 चार्ज आ जाता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दोगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो नेगेटिव चार्ज -1 आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दोगे तो -2 चार्ज आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम +3 मतलब 3 प्रोटॉन्स आर एक्स्ट्रा, 3 प्रोटॉन का चार्ज एक्स्ट्रा है एक आयन में, 3 प्रोटॉन का चार्ज एक्स्ट्रा है। अगर इसको मैं E बोलूं तो बच्चों 3E चार्ज हो जाएगा। 3E मैग्नीट्यूड को अगर मैं E से रिप्रेजेंट करूं चार्ज के एक इलेक्ट्रॉन के, तो 3E एक आयन का चार्ज है। एक मोल लिया है तो भैया 3 इंटू NaE, सिंपली 3 इंटू NaE। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, आंसर हो जाएगा डी। आसान सा सवाल था। टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा सा समझना है, बेसिक्स को रिवाइज कर रहे हैं हम यहाँ पे, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला अटेम्प्ट करो भाई, अटेम्प्ट करिए और बताइए हमको। आपको दिया है in which of the following pairs do 1 gram of each have an equal number of molecules? दो मॉलिक्यूल्स का पेयर है बच्चों, दोनों का अगर 1-1 ग्राम लें तो किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम आते हैं? किसमें आएंगे? जिसमें नंबर ऑफ मोल सेम बने, यानी नंबर ऑफ, अगर मास सेम है तो किसमें आएंगे? जिनके मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। बता दो फटाफट, अभी आधा सवाल कर दिए आपके लिए, बताओ फटाफट। क्या आंसर आएगा? देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना हो? 14 इंटू 2 28, 28 + 16 34, 44 हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। 12 + 16 कितना हो गया? 38। भैया सेम नहीं होगा, मॉलिक्यूलर वेट सेम नहीं है तो मोल सेम नहीं होगा क्योंकि मास सेम है। नाइट्रोजन 14 दूनी 28 28, कार्बन का 12 इंटू 3 36 प्लस ऑक्सीजन 16 दूनी 32, 32 + 36 तो 68, नहीं बैठ रहा ये भी। नाइट्रोजन 14 दूनी 28, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड 12 + 16 बच्चों, 12 + 16, 12 + 16 ये भी 28 हो गया, ये मैच हो गया यार, ये आंसर है। यहाँ देख लो
14 दूनी 28 और 16 44, कार्बन 12 दूनी 24, 24 और 16 40, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, आंसर इज सी। ऑलरेडी आ गया था, आंसर इज सी। सी में मॉलिक्यूलर वेट सेम है, मास सेम है, तो नंबर ऑफ मोल सेम है, नंबर ऑफ मोल सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है। आया समझ में? आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल लगाइए आप। करिए ट्राई। A quantity of aluminum ion, a quantity of aluminum ion has a mass of 54 gram. What is the mass of the same number of magnesium atoms? The quantity of aluminum, quantity of aluminum यानी कुछ number of aluminum atoms हैं which has a mass, साथ में क्लब किया हो तो उनका mass 54 ग्राम है। मास से नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं वो सोचिए। फिर है व्हाट इज द मास ऑफ द सेम नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स, अगर उतने ही नंबर ऑफ एटम्स मैग्नीशियम के ले लें तो उनका कितना मास आएगा। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट दे रखा है, बहुत ही लल्लू टुच्चू सा सवाल है, सोचिए कैसे करना है, आंसर बताइए। बताइए भाई आंसर क्या आ रहा है। 48 ग्राम, 48 ग्राम इज द राइट आंसर, 48 ग्राम इज द राइट आंसर। कैसे निकालना है, पहले बच्चों आपको क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम यानी नंबर ऑफ एटम्स कुछ एल्यूमिनियम दे जिनका मास 54 ग्राम है, मास दिया है तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ, वो भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ मोल्स यानी मास गिवन इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एक एलिमेंट की बात हो रहा है तो एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट एल्यूमिनियम का बच्चों 27, 27 से 54 को डिवाइड किया तो मतलब 54 को 27 से डिवाइड किया तो आगे 2 मोल्स, 2 मोल्स लिए हैं, तो दिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी। कितने एल्यूमिनियम के हमने एटम्स लिए हैं, 2 मोल, 2 मोल एटम्स, दिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी। अगर इतना ही मोल मैं मैग्नीशियम का ले लूं, इतना ही क्वांटिटी मैग्नीशियम का ले लूं, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, एल्यूमिनियम के 2 मोल्स और 2Na, उतने ही एटम्स अगर मैग्नीशियम के ले लो 2Na, 2Na मतलब मैग्नीशियम के 2 मोल, वही चीज बोल रहा है, तो 2 मोल मैग्नीशियम का मास, मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम विल बी, मास कैसे निकालेंगे, एटॉम मोल्स क्या होता है, मोल्स इक्वल्स टू मास गिवन इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, तो मास निकालने तो एटॉमिक वेट को इधर ले जाओ, मोल्स इनटू एटॉमिक वेट, 2 इंटू मोल्स, इसका 2 दे रखा है, इंटू एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम डाल दीजिए बच्चों 24, कितना आ गया 48, ये आएगा मास इन ग्राम्स, मास इन ग्राम्स, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। देखिए है ना आसान सा अप्रोच, सिंपल। मूव करते हैं आगे, ये लगाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, किसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं।
ओ भाई साहब हम तो म्यूट थे बच्चों, सॉरी। कम बैक टू द लास्ट क्वेश्चन, सॉरी यार। इससे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो मैं समझाना चाह रहा था किसी का भी लार्जेस्ट क्वांटिटी निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल देंगे, जिसका लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स है उसी के लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो आपको सिंपली देखना है किसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। चारों ऑप्शंस में आपके पास मास इक्वल दे रखा है, 1 ग्राम सबका दे रखा है, तो आपको देखना है किसका एटॉमिक वेट लीस्ट है। जो डिनोमिनेटर होता है मोल्स कैलकुलेट करने में, वो जिसका सबसे कम है वही आपका आंसर है। लीस्ट एटॉमिक वेट आपके पास में बोरोन का है, तो दिस इज योर आंसर, आंसर डी। सिंपल सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। Which of the following contains greatest number of oxygen atoms? ऑक्सीजन एटम्स के सबसे ज्यादा नंबर्स किस में हैं, कैलकुलेट कीजिए, हमें जवाब दीजिए, चैट बॉक्स में वेट करते हैं, सवाल सॉल्व कीजिए। हाँ भाई बना सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, कैलकुलेट करते हैं भाई। 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ये देखना है जिसमें सबसे ज्यादा है उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। 1 ग्राम ऑक्सीजन मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया इसका, मास गिवन इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट 16, 1/16 मोल्स। ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑलरेडी ऑक्सीजन दे रखा था, ओ दे रखा था, ऑक्सीजन एटम्स है। फिर 1 ग्राम ऑफ O2, 1 ग्राम ऑफ O2, तो मोल्स ऑफ O2 कितना हो गया, मोल्स ऑफ O2 कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 32, 1 डिवाइडेड बाय 32। मोल्स ऑफ O2 इतना है, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना हो गया, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स O2 का अंदर 1/32 मोल्स में कितना ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स होंगे। एक मॉलिक्यूल O2 में 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, तो अगर इसका 1 मोल लेंगे तो 2 मोल ऑक्सीजन एटम मिलेगा। 1/32 मोल लेंगे तो ऑक्सीजन एटम्स के कितने मोल्स हो जाएंगे, 2/32, विच इज अगेन इक्वल्स टू 1/16, 1/16 मोल्स। इधर आ जाओ, 1 ग्राम ओजोन दे रखा है, 1 ग्राम ओजोन दे रखा है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 बच्चों कितना आएगा, मास गिवन इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे मॉलिक्यूल है, तो 3 × 16 होगा, 3 × 16। और इससे अगर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालो, O3 के अंदर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना आएगा, सिंपली सोचिए, एक O3 के मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, Na मॉलिक्यूल में 3 Na ऑक्सीजन एटम्स होंगे, यानी एक मोल में 3 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। तो अगर मोल्स ऑफ ओजोन 1/3 × 16 है, तो टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, 3 × मोल्स ऑफ ओजोन, ये आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये भी बच्चों 1/16 सेम आ गया। तो ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये अटेम्प्ट कीजिए आप। लास्ट सवाल वाला स्लाइड, एक सेकंड देखिएगा। यार ये येलो कलर में यूज कर रहा हूँ, आई थिंक ये दिख नहीं रहा था अच्छे से, 1-2 बच्चों का मैसेज आया, हम इसको डार्क कलर से लिख देते हैं, ब्लू कलर से लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। 1 सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट
NH4 whole thrice PO4 contains 3.18 mole of hydrogen atoms. The number of moles of oxygen atoms in the sample is okay. आपको NH3PO4 का सैंपल दे रखा है, इसके मोल्स अगर x मोल्स हैं, इसके अगर x मोल्स हैं तो इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे। एक कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, उस एलिमेंट का इंडेक्स इनटू मोल्स ऑफ द कंपाउंड। तो अगर मैं x मोल्स इसका लेता हूं तो मेरे पास में मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दिस अमोनियम फॉस्फेट सैंपल वुड बी, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वुड बी, हाइड्रोजन का इंडेक्स कितना है 4 इंटू 3 12, 12 इंटू मोल्स ऑफ द कंपाउंड, वो जो मैंने x माना है ये दे रखा है। और ये किसके इक्वल दे रखा है, इसने कितना मोल कंटेन किया 3.18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो 12x जो है बच्चों ये 3.184 के इक्वल दे रखा है, 3.18 के इक्वल, सॉरी 184 नहीं है, 18 के इक्वल दे रखा है, 3.18 के इक्वल दे रखा है। तो x का वैल्यू आ गया 3.18 डिवाइडेड बाय 12। वाह। अब ऑक्सीजन एटम के मोल्स निकालो इस अमोनियम फॉस्फेट में। अगर अमोनियम फॉस्फेट के x मोल्स हैं तो ऑक्सीजन के कितने होंगे, इंडेक्स ऑक्सीजन का देखिए 4 इंटू x, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना आएगा, अमोनियम फॉस्फेट है बच्चों 4 इंटू x, कर दीजिए x का वैल्यू पुट कर दीजिए 4 इंटू 3.18 डिवाइडेड बाय 12, 4 12 को 3 से काटा, ये आ जाएगा बच्चों 1.06 मोल्स, 1.06 मोल्स। C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर। ये दिख रहा है ना सही से पेन अब, चलिए ग्रेट, आ रहा है सबको, C आंसर करेक्ट आ रहा है सबका, गुड गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ये अटेम्प्ट कीजिए और हमें आंसर बताइए। ये करेक्ट कर लेगा बच्चों, 10 टू द पावर 23 है ये, ठीक है, करेक्ट कर लेना इसे। क्या बोल रहा है देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स में कितने मोल्स होते हैं, इनडायरेक्टली ये बोल रहा है। क्या आंसर आ रहा है भाई सबका, व्हाट इज द आंसर, बताओ बच्चों क्या आंसर आ रहा है आपका, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर भाई, बी इज द रॉन्ग आंसर, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। सबका आ रहा है क्या, बताना है। इलेक्ट्रॉन का 1 kg दे रखा है, 1 kg मास दे रखा है, पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। 1 kg इलेक्ट्रॉन दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, kg में रखते हैं, इतना दे रखा है 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, यानी इतना kg में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 kg में कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg, 1 kg मास ले लेंगे कितना आ जाएगा, इतना मास एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 kg कितने को करेगा, 1 बाय दिस, 1 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, ये आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो भैया मोल्स निकाल लीजिए, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, तो मोल्स कितना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
को फर्दर डिवाइड करना है Na से, Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 कर दीजिए। ये चीज बेसिकली डिनोमिनेटर में आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻31 इंटू 23। आपका ये वैल्यू जो ऊपर पावर आ जाएगा 10⁸ बच जाएगा, -8 नीचे था ऊपर आ जाएगा, 9.1 इंटू 6.022। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? डी। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर बच्चों। समझ में आया? आ रहा है समझ में? कोई परेशानी है? आसान से सवाल। स्टार्टिंग के जितने भी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट पढ़े हमने मोल के, उससे रिलेटेड सवाल हैं, जस्ट टू चेक योर ग्रास्प ऑन द टॉपिक। ठीक है, इसके बाद थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे, बट यहां से स्टार्ट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए आप। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। A compound was found to contain 5.37% nitrogen. What is the minimum molecular weight of the compound? बताइए भाई। सॉरी, ऑप्शन ए जिसने दिया आंसर गलत है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। तरीका क्या है समझिए, निकालने का तरीका। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एज्यूम करना है कि कंपाउंड जो है, मान लीजिए वॉट एवर इट इज फॉर्मूला, एक नाइट्रोजन एटम है और उसका इंडेक्स एक्स है, और ये कंपाउंड का फॉर्मूला है। कुछ भी है, इसमें नाइट्रोजन कंटेन करता है, इसने बोला नाइट्रोजन है, इसके अंदर नाइट्रोजन का इंडेक्स मैंने मान लिया एक्स है, नाइट्रोजन का इंडेक्स मैंने मान लिया बच्चों एक्स है, एक्स इंडेक्स के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। अब कंपाउंड जो है इसका मान लीजिए, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसे कैपिटल एम मान लीजिए, कैपिटल एम मान लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड अगर मुझे निकालना होता है तो कैसे निकालूंगा? इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट इनटू एटॉमिक वेट, इनटू एटॉमिक वेट 14 डिवाइडेड बाय टोटल वेट, यानी मॉलिक्यूलर वेट, टोटल मॉलिक्यूलर वेट माना मैंने m इंटू 100, इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। अब मिनिमम मॉलिक्यूलर, ये और हमें कितना दे रखा है, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5.37%, 5.37 दे रखा है, 5.37 दे रखा है। अब बोल रहा है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालो। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए क्या होगा? नाइट्रोजन एटलीस्ट एक एटम तो होना चाहिए। तो फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मैं x का वैल्यू बच्चों, x का वैल्यू फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट आई कैन कंसीडर x, जो नाइट्रोजन एटम्स का इंडेक्स है उसे मैं 1 मानूंगा। मिनिमम 1 तो मानना ही है, एक एटम तो आएगा ही आएगा, एक एटम तो आएगा ही आएगा। तो इसको अगर मैंने 1 रख दिया तो आप निकाल लीजिए मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का वैल्यू कितना आ जाएगा, m आ जाएगा 14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5.37, और ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 260.7 के बराबर, 260.7। आपका आंसर सी मैच कर जाएगा, आंसर सी मैच कर जाएगा। है मजेदार सवाल? अच्छा लगा करके? फन आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी करिए। Under the same conditions, two gases have the same number of molecule. They must be, option A, noble gases, B, have equal volume, C, have a volume of 22.4 डेसीमीटर क्यूब, को आप लीटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, have an equal number of atoms। क्या आएगा आंसर बताइए भाई?
क्या आंसर होगा? आसान सा सवाल है यार, याद करो। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस पढ़ा था अपन ने। अंडर द सेम कंडीशन, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट इज नॉट एसटीपी, इट इज सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अलग हो सकता है एसटीपी से, लेकिन सेम है हर एक गैस के लिए। दो गैसेस हैं सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे, नॉट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, तो उस केस में will have the same number of molecule if we borrow the same volume of the gas, if we have equal volumes of the gas. Option B is the correct answer. It is related to Avogadro's hypothesis for gases. Avogadro's hypothesis से related है। At same temperature and pressure, अगर आप same volume लें अलग अलग gases का, तो number of molecules भी same होते हैं, वो बोलता है Avogadro's hypothesis में। वही लिखा है, सेम प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन हो गई, उसमें दो गैसेस हैं, उनका सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल रहा है, सेम वॉल्यूम लिया गया है। उल्टा बोल दिया बस, बोलने का तरीका उल्टा है बस। आया ना मजेदार सवाल? छोटी सी मिस्टेक हो सकती है देखते ही, ध्यान से नहीं देखेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो यार। 4 1 लीटर फ्लास्क, 4 अलग अलग 1-1 लीटर के फ्लास्क हैं, are separately filled with gases hydrogen, helium, oxygen and ozone at the same temperature and pressure. The ratio of total number of atoms of these gases present in different flasks would be, करिए आंसर बताइए। पढ़ो पढ़ो, सवाल को ध्यान से पढ़ो, अभी हमने पिछले सवाल में जो डिस्कस किया उससे रिलेटेड है। क्या आंसर आ रहा है बताओ, क्या आंसर होगा भाई? ऑप्शन कौन सा? सी। ऑप्शन सी बोल रहा है एक बच्चा, सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। कैसे? देखो 4 अलग अलग फ्लास्क हैं, 1 2 3 4, ऊपर से क्लोज कर दो सबको, सबको क्लोज कर दो, सब 1-1 लीटर के हैं। 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। इसमें बच्चों भरा है हाइड्रोजन H2, इसमें भरा है हीलियम, इसमें भरा है O2 ऑक्सीजन, इसमें भरा है ओजोन O3 ओजोन। सब में सेम चीज भरा है। ऑल दीज गैसेस आर एट सेम कंडीशन, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। अभी पढ़ा था एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस में, अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, if we take equal volume of different gases, they will have equal number of molecules. यानी molecules of hydrogen would be equal to molecules of helium, would be equal to molecules of oxygen, would be equal to molecules of ozone. ये क्या पूछ रहा है? The ratio of total number of atoms. Molecules का रेशियो तो बच्चों 1:1:1:1:1 मिला, 1:1:1:1 मिला। एटम्स का रेशियो, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। तो अगर इसका मैं एक मॉलिक्यूल पकड़ूंगा हाइड्रोजन के, तो 2 एटम्स हैं, तो एटम्स का रेशियो हो जाएगा 2:, हीलियम का तो एक मॉलिक्यूल एक एटम 1:, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल 2 एटम 2:, ओजोन का एक मॉलिक्यूल 3 एटम 3। तो 2:1:2:3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? चलो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कुछ और ऐसे ही क्विज क्वेश्चंस के साथ, मूल कॉन्सेप्ट के। प्रिपेयर्ड रहना। आज थोड़ा सा ब्रशअप करा रहा था पुराने कॉन्सेप्ट जो डेफिनेशन शुरू में पढ़े थे चैप्टर में हमने, टू चेक योर ग्रास्प। आगे मिलेंगे यार, दोबारा नए क्वेश्चंस करेंगे, और आई विल इंट्रोड्यूस फ्यू लास्ट क्वेश्चंस व्हिच हैव ऑलरेडी कम इन आवर जेईई एंड AEEE एग्जाम, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यार। इन क्वेश्चंस को अभी PDF को आपको ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा, ध्यान से पढ़िए, रिवाइज कीजिए इस चैप्टर को अच्छे से, प्रिपेयर्ड रहिए अगली क्विज के लिए। सेम टाइम क्लास का शेड्यूल आपको स्टार्टिंग में शेयर कर दिया था, जिन बच्चों ने नहीं देखा वीडियो के स्टार्टिंग में जाके देख सकते हैं, और जिन्हें नोट्स एक्सेस करने हैं उसका भी टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है हमने स्टार्टिंग स्लाइड्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद यार, खुशी से रहिए, मस्त रहिए।